ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही तुमसे। किसी को प्यार होता है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में आप ही के सॉन्ग्स होते हैं वो। अगर मैं बात करूँ डूबा डूबा रहता हूँ, तो रोमांस से आपका क्या कनेक्शन है? तो जब मैंने डूबा डूबा गाना कंपोज किया था तो कई लोग मुझसे पूछते थे कि आपने बहुत रोमांटिक गाना बनाया, डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, तो ज़रूर आपका किसी न किसी से मित्रता होगी, ऐसा कुछ था। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैंने आपके गाने सुना सुना के प्रपोज किया था, बिल्कुल सर, देखो आज मेरी शादी हो गई है। आपकी लिस्ट में टॉप रोमांटिक सॉन्ग कौन सा, वो हम सुनना चाहेंगे सर। कैसे बताऊं किस किस तरह से मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के खोया, तेरी ही यादों में जागा, तलब रोटी की तुमको है कसक रोटी की हमको भी, मेरी इस दुनिया में ज़रा सा हक हम भी रखते हैं, माना बेजुबां हैं हम, धड़कता दिल तो रखते हैं। बेजुबां जो बेजुबां एनिमल्स हैं हमारे, जिनका कोई बोलने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ मैंने सोचा इस गाने के थ्रू मैं बनूं। एक मदर डॉग है, उसका छोटा एक पपी है, उनकी कहानी सड़क में कैसे वो जी रहे हैं, मुश्किलात हो रहे हैं। और आपको लगता है सर एक म्यूजिक एल्बम या एक सॉन्ग किसी की सोच बदल सकता है? संगीत में बहुत ताकत है। वो पॉलिसी बदले ना बदले, लेकिन लोगों के दिल में बदलाव हो सकता है उससे। अच्छा कर्म जो होता है वो आपको काम आता है कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में। जब आपको कभी मुश्किल पड़ेगी तो अच्छा कर्म आपने किया होगा तो कहीं ना कहीं से लोग आ जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए, और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा ये कैसे आगे, क्यों ये लोग मिल गए मुझे। अब साडा हक गाने के लिए मत बोलो। नहीं 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 सर। सबसे अजीब जगह जहाँ लोगों ने आपसे गाना गाने को कहा होगा? सबसे अजीब पार्किंग में। रोमांस की बात, अब इसमें ब्रेकअप के भी गाने आपने गाए हैं। होने लगी है दोस्ती, खोए खोए इन राहों में अब मेरा कोई नहीं, हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ, तुझे भुला दिया हो। जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स। अगर आपकी प्लेलिस्ट में रोमांस है, वो सुकून है, वो जुनून है, तो ये एपिसोड आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ वो आवाज़ है जो हर एहसास में है, वो आवाज़ है जो सुनी नहीं महसूस भी की जाती है। तो प्लीज़ वेलकम द ओजी रॉक स्टार मिस्टर मोहित चौहान। वेलकम सर, वेलकम टू लाइफ टाइम सर। सबसे पहले तो ये फैन मूवमेंट है सर, आई एम गेटिंग द गूज बम्स की मैं आपके साथ ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। और जिस तरीके से ये सॉन्ग आपने लॉन्च किया सर, मेरी आवाज़, इतना पॉपुलर, उम्मीद थी सर ये सॉन्ग इतना पॉपुलर होगा? वो मुश्किल होता है अंदाज़ा लगाना जब गाना बनाते हैं आप, और जब गाना बनाते हैं आप तो बेसिकली आप उसी पे फोकस करते हैं गाने को बनाने में, और आपका पूरा दिल होता है, आपका इमोशन होता है, और आप उसको सजा रहे हैं गाने को, और कैसा वो आपको सही आपको लग रहा है। पर एक बार जब गाना बाहर जाता है तब एक्चुअली में पता लगता है। और मेरी आवाज़ जो ये गाना है, इसके इतना ज़बरदस्त रिस्पांस हमको मिला है जिससे कि ये अंदाज़ा होता है कि एनिमल लवर्स, दया भाव रखने वाले लोग, करुणा वाले, दिल में करुणा रखने वाले लोग, नेचर को समझने वाले लोग, जानवरों से प्यार करने वाले लोग, उनका रिस्पेक्ट करने वाले लोग, मिलियंस एंड मिलियंस हैं, पूरे हमारे करोड़ों हैं हमारे देश में और दुनिया में। इस गाने को मेरे ख्याल से अभी यूट्यूब पे तो ये मेरे ख्याल 5 मिलियन से ज़्यादा हो रहा है, और 56 मिलियन
स्पॉटिफाई पे इसके व्यूज़ हैं, 100 मिलियन से ज़्यादा रील्स हैं इंस्टाग्राम पे टॉप नंबर 3 में ये गाना आ गया है। और स्पॉटिफाई पे नंबर 1 था ये, कल मैंने देखा था लेटेस्ट लव ट्यून्स, तो उसमें बहुत सारे फिल्म के गाने हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों के गाने, Yes. वो सब नीचे थे और ये गाना नंबर 1 पे आ गया। वो जब देखा मैंने तब मुझे एकदम बहुत अच्छा लगा दिल को, और ये विश्वास हुआ मुझे कि दुनिया में जो है लोग इमोशन, दया भाव समझने वाले लोग बहुत इतने सारे हैं, उन्हीं के सपोर्ट से ये वहाँ पहुँचा है। इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ लिसनर्स का कि उन्होंने इस गाने को इतना प्यार दिया है। और ये गाना जो है बेज़ुबां, जो बेज़ुबां एनिमल्स हैं हमारे, जिनका कोई बोलने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ मैंने सोचा इस गाने के थ्रू मैं बनूं। और इसके जो बोल हैं वो प्रार्थना गहलोत ने लिखे हैं, और बम्बई में हमने इसको रिकॉर्ड किया, मुंबई में गाने को। और इसका एक सुंदर सा वीडियो है जिसमें एक मदर डॉग है, उसका छोटा एक पपी है, उनकी कहानी सड़क में कैसे वो जी रहे हैं, मुश्किलात हो रहे हैं, और तो ये है। सर आपने व्यूज़ तो देखे, उस वीडियो में कमेंट्स आपने पढ़े, कभी मौका मिला? नहीं मिला होगा तो मैं कुछ कमेंट्स हैं उसमें, अगर आपने देखा होगा तो उसमें कमेंट जो आए ना सर, उसमें ये आए थे कि आपने रुला दिया जी, अपनी आवाज़ से, रुला दिया। इतनी इमोशनल लिरिक्स इसमें लिखे हैं। ये कई मतलब हज़ारों कमेंट्स हैं जिसमें से 90% लोग ये कहते हैं, सैल्यूट करते हैं आपको कि आपने रुला दिया। दूसरा एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट था वो ये था कि आपको रियल हीरो बताया कि आपने स्टैंड किया, जी जी, आपने ये आवाज़ उठाई, उसके पीछे सर क्या स्टोरी रही होगी? देखिए ये गाना जब हम लोगों ने बनाया तो ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आया। दिल में एक दर्द, बेजुबां जो लिविंग बीइंग्स हैं दुनिया में, उनके दर्द समझने का जो एहसास हुआ, वहाँ से ये गाना जो हमारे दिल में दर्द हुआ जब मालूम पड़ा कि क्रूरता हो रही है बेजुबां जानवरों के साथ, तो तब ये गीत निकल के आया। और क्योंकि मैं खुद 400 से ज़्यादा सड़क पे जो एनिमल्स रहते हैं उनको मैं खाना खिलाता हूँ रेगुलरली, उनका मेडिकल का चीज़ें करते हैं हम, नीड्स करते हैं उनकी। किसी का ऑपरेशन होता है, किसी को बीमारी है, किसी को घाव हो जाते हैं, तो हम लोग उनको वेट पे लेके जाते हैं। हमने एक एम्बुलेंस भी रखा हुआ है, और हमने एक ट्रस्ट बनाया है, एनिमल्स आर पीपल टू करके, उसके तहत हम लोग करते हैं। तो यहाँ वहाँ से ये गाने की शुरुआत हुई एक्चुअली में। और मेरे ख्याल से जितने हम लोग भारत के रहने वाले हैं, हमारी संस्कृति जो है, हमारा ट्रेडिशन जो है, हमारा जो धर्म है, हमें तो यही सिखाया गया कि जो जानवर हैं, पक्षी हैं, नदियां हैं, हम लोग उनको ज़िंदा समझते हैं। हम लोग नदियों को भी ज़िंदा समझते हैं, और उनकी पूजा भी करते हैं, उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं। गांव में जब खाना बनता है तो हमारे घर में भी हमारा सबका खाना बनेगा, लेकिन श्वान डॉग के लिए अलग रोटी पहले से रख देते हैं बना के, गाय के लिए रखते हैं अलग से, जी सर, पंछियों के लिए रखते हैं, और कुछ ऐसा फेंकते नहीं है। कुछ अगर खाने की चीज़ है, पुराना हो गया, तो चूरा करके उसको चिड़ियों के लिए डाल देते हैं बाहर। तो वो एक रिस्पेक्ट है, वो एक कनेक्शन है आपका नेचर के साथ, जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है बहुत लाखों सालों से। हमारे जो वेद पुराण हैं उनमें सब में इसका मेंशन आता है, अच्छा कर्म करना जो है। तो उसी के सिलसिले में ये चीज़ करी, और एहसास हुआ कि कुछ करना चाहिए, उनकी आवाज़ बने, लोगों तक मैसेज जाए कि करुणा, दया भाव जो है उसको एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। आपको लगता है सर एक म्यूजिक एल्बम या एक सॉन्ग किसी की सोच बदल सकता है? कुछ हद तक हाँ। पॉलिसी बदले ना बदले वो मैं नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ लोगों के, क्योंकि संगीत ऐसी चीज़ है जो दिल से टच होता है एकदम, और कोई मैसेज जो है, क्योंकि जब से संगीत बना है तब से गीतों को रेवोल्यूशन के लिए,
मैसेज देने के लिए, अपना दुख बयां करने के लिए, भक्ति के लिए, भगवान से आराधना करने के लिए इस्तेमाल होता है संगीत। और वो मैसेज हम सब जानते हैं और सुनते हैं और उसका महसूस करते हैं उसको। तो संगीत में बहुत ताकत है। वो पॉलिसी बदले ना बदले, लेकिन लोगों के दिल में बदलाव हो सकता है उससे। और अगर ये मेरी आवाज़ जो गाना है ये सुन के कुछ लोग भी अगर रुक के थोड़ा सोचें कि बेज़ुबां जो है उसको भी आप मदद कर सकते हैं, अच्छा कर्म आप कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि अच्छा कर्म जो होता है आपका, एक इंसान का, वो कभी ज़ाया नहीं जाता, वेस्ट नहीं होता कभी। अच्छा कर्म जो होता है वो आपको काम आता है कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में। जब आपको कभी मुश्किल पड़ेगी तो अच्छा कर्म आपने किया होगा तो कहीं ना कहीं से लोग आ जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए, और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा ये कैसे आगे, क्यों ये लोग मिल गए मुझे। तो अच्छा कर्म करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें ये उसी श्रेणी में आता है। इस पूरे गाने में कुछ ऐसा एक लिरिक्स जो आपको सबसे ज़्यादा टच किया हो, सबसे ज़्यादा आपको पसंदीदा हो, जो हम हमारे दर्शकों को आप सुना के बताना? जैसे उसमें ये 2 लाइनें हैं कि तलब रोटी की तुमको है, कसक रोटी की हमको भी। तो बेसिकली बेजुबां जो है वो खाली आहार ढूंढ रहा है, खाना ढूंढ रहा है जी। उसका भरपेट मिल जाए, उसको पीसफुल सोने की जगह मिल जाए तो बहुत सारी दिक्कतें भी ख़त्म हो जाएंगी। उसकी जो शुरू की लाइनें हैं 2 कि तेरी इस दुनिया में, तो ये गीत जो है ये उनकी तरफ से है, हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए, कि तेरी इस दुनिया में ज़रा सा हक हम भी रखते हैं, माना बेजुबां हैं हम, धड़कता दिल तो रखते हैं। तो चिड़ियों में, जानवर में, डॉग में, गाय में, जब भी मैं कितनी गायें देखता हूँ जो सड़क पे बेचारी परेशान होती हैं, सड़क पे ट्रैफिक में फंसी होती हैं, उनको क्या खाएंगी, वो कहाँ खाएंगी, कूड़ा जहाँ पड़ा होता है वहाँ जाके, वो तो मुझे बहुत अफसोस होता है उनको देख के, बहुत दर्द होता है मुझे। और तो किसी भी तरीके से अगर सड़क पे जो जानवर जी रहा है और वो हमारी वजह से वहाँ जी रहा है, वो भी दुनिया में लाखों साल से वो लोग हैं और वो इंसान के साथ ही रहे हैं वो लोग। स्पेशली गाय और जो डॉग है ये तो इंसान के सबसे नज़दीक रहते हैं। एक बार मैं एक फ़ौज के कैंप में गया था बॉर्डर पे, तो वहाँ मुझे बुलाया था, एक दिवस पे बुलाया था, शहीदी दिवस ऐसा कुछ था। तो एक फ़ौज के कैंप में पठानकोट के पास, वहाँ पर सांबा सेक्टर जो है वहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम था फ़ौज का, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, भाई आप आइए। तो मैंने वहाँ भी कुछ गीत गाए और फ़ौजी भाइयों से मिला, सबसे उनके साथ गपशप मारी। तो फिर एक दिन मुझे वो, मैं 2-3 दिन वहाँ रहा उनके कैंप में, तो एक दिन मुझे वो एकदम बॉर्डर पे ले गए कि आपको बॉर्डर दिखाते हैं हम लोग। तो बॉर्डर पे जहाँ पर मतलब कि वो जो फेंस लगी होती है उसके बाद एक डिच होता है, और वहाँ से जो दूसरा देश है जो उसका खेत, उसके घर, वो मुझे साफ दिखाई दे रहे थे आंखों से। मतलब सामने खेत है, लोग काम कर रहे हैं और वो दूसरा देश है मतलब। तो इस साइड में जो उनका पोस्ट था, एक तो आगे सबसे ऑब्जर्वेशन पोस्ट होता है जहाँ फौजी लोग बैठ के देखते रहते हैं हमेशा। एक उसी के 10 फीट पीछे उनका एक एरिया होता है छोटा सा जहाँ वो रेस्ट करते हैं, जहाँ ड्यूटी चेंज होती हैं। वहाँ पर 7-8 डॉग्स बैठे हुए थे और उनके बच्चे ये वो। तो जो फौजी भाई थे, मैंने उनसे पूछा, अफसर थे वहाँ, मैंने कहा यार आप लोग इनको खाना वाना देते हैं, बड़े प्यार से रखा हुआ है मुझे लगता है। कहते सर हम इनकी इतनी सेवा करते हैं कि आप पूछो मत, मतलब इनको इतना अच्छा रखते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ हरकत होती है अगर सबसे पहले रात बरात में इनके कान सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। यस। और ये हमको, ये हमारा अलार्म होता है, अलर्ट कर देते हैं हमको। तो बोलता है इनसे अच्छा तो पहरेदार है ही नहीं कोई। तो उनकी बात बहुत मुझे अच्छी लगी। तो जैसे डॉग्स हैं ये इतने हमारे सेवा में आते हैं, कुछ भी जब दुख दर्द होता है, अर्थक्वेक होता है, प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, तो ये श्वान सबसे आगे होते हैं, यही चीज़ों को पकड़ते हैं, यही चीज़ों को ढूंढते हैं, यही उस टाइम पे हेल्प करते हैं लोगों की, फंसे हुए लोगों को निकालना, ढूंढना, और इंसान के साथ साथ हमेशा चलते हैं। तो इनकी मदद करना जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ऐसा लगता है। सर आपकी गानों में हमेशा वो जो एक फीलिंग्स रहती है, और कभी भी मैं अब रोमांस की तरफ आपको लेके जाना चाहूँगा कि जब भी कोई किसी को प्यार होता है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में आप ही के सॉन्ग्स होते हैं। वो अगर मैं बात करूँ डूबा डूबा रहता हूँ, तो रोमांस से आपका क्या कनेक्शन है सर? जब गाने गाते हैं तो
क्या वो फीलिंग रहती है किसी के लिए सर? देखिए, एक आर्टिस्ट जो होता है, मेरे ओपिनियन में, मेरे ख्याल से उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, जो नेचुरल भी होती है और वो बनाई भी जा सकती है, कि आप इमेजिन कर सकें कि आप दूसरे के सिचुएशन में हैं, चाहे दूसरे की दुखी सिचुएशन है, दर्द वाली सिचुएशन है, रोमांटिक सिचुएशन है। तो जब ये आपने डूबा डूबा गाने की बात करी, तो जब मैंने डूबा डूबा गाना कंपोज किया था, तो कई लोग मुझसे पूछते थे कि आपने बहुत रोमांटिक गाना बनाया, डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, तो ज़रूर आपका किसी ना किसी से मित्रता होगी, ऐसा कुछ था। पर लेकिन मुझे क्लियरली याद है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं सिर्फ उन दिनों एमएससी कर रहा था, मैं हिमाचल में धर्मशाला में मेरा डिपार्टमेंट था, एमएससी जियोलॉजी का। तो धर्मशाला जो है बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ धौलाधार रेंज है, उसमें बर्फ़ पड़ जाती है, और विंटर्स में बहुत सुंदर लगता है धूप में बैठना बाहर। तो वो एक आइडिया ऑफ रोमांस जो होता है, कि आप इमेजिन करते हैं, मतलब कि कैसा है आसमान में उड़ना, या नीले आसमान, या कुछ किसी चीज़ को पाने की जो एक चीज़ होती है उसको इमेजिन करना। तो एक आर्टिस्ट का वो काम होता है। और जो मेरा ये बेजुबां जानवरों के साथ भी जो मेरा प्यार है, ये उसी सिचुएशन से आता है कि मैं जब उनको देखता हूँ, तो मैं अंदर मुझे इमेजिन होता है कि अगर मैं उनकी जगह में होता तो कैसा होता। और क्योंकि हम लोग, प्रार्थना जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम लोग इंसान बने हैं, इसमें हमारा कोई डिसीजन तो नहीं है। दुनिया में इतने सारे जीव जंतु हैं जिनको ज़िंदगी मिली हुई है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म्स में मिली है। कोई चिड़िया है, कोई आप इंसान बने हैं। तो वो मेरे ख्याल से भगवान ने बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग आपको दी है कि आप इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। तो जब आप इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, और आप कितना सोच सकते हैं, आप कितनी चीज़ें बना सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो अगली बार आप क्या बन के आएंगे। आप भी वो श्वान हो सकते हैं जो सड़क में घूम रहा है बेचारा, उसका भी सिस्टम हमारे जैसा है एग्जैक्टली। वो भी बच्चे वैसे ही होते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, डरते हैं, लॉयल्टी दिखाते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो आप बाई चांस इंसान बने हुए हैं एक्चुअली में। तो आपको वो याद रखना चाहिए हमेशा कि आप फॉरएवर तो नहीं रहेंगे। वक्त कब आपका ख़त्म हो जाएगा मालूम नहीं है। उसके बाद क्या होगा फिर। और जो लोग भगवान से डरते हैं, जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं, जो हमारे देश में करोड़ों से करोड़ों लोग हैं, वो इस बात को, उनको ये एहसास होना चाहिए कि भगवान ने उनको इंसान बनाया है। तो उसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी जो आपका जो हाई लेवल है जो हर चीज़ का इंसानों का, उसको आप धरती पे आए हैं। तो प्रभु भी क्या बोलेंगे कि आपको मैंने इंसान बनाया, पर आपने हरकतें कैसी करी हैं। तो फिर नेक्स्ट में आप कहाँ जाएंगे। तो वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपको याद रहेगा कि एक तो मुझे यहाँ से जाना है, और दूसरा उसके बाद क्या होगा मेरे साथ, जब आप वो सोचेंगे तब आप एहसास कर सकते हैं कि दूसरा आदमी अगर परेशान है, दुखी है। जैसे सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और चोट लग जाती है किसी को, तो बहुत लोग निकलते रहते हैं, एक कोई बंदा आता है और वो गाड़ी खड़ा करके उस बंदे की हेल्प करता है। तो हर जगह न्यूज़ में आता है कि एक बहुत अच्छा आदमी उतरा वहाँ से। तो उसको अच्छा क्यों बोलते हैं लोग, ये क्यों नहीं बोलते कि अच्छा है सब लोग निकल गए यहाँ से, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग बोलते हैं किसी ने हेल्प करी, देखो वो कितना अच्छा आदमी है। हर आदमी बोलता है ये बात। जी। तो वो क्यों बोलता है, क्योंकि वो जो कर्म कर रहा है, वो कर्म इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे प्रभु से कनेक्शन होता है कि आप मदद कर रहे हैं किसी के परेशानी में। तो वो चीज़ का एहसास अगर रहेगा तो ये दुनिया बेहतर बनेगी, आपके लिए भी, आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। और जो अच्छा कर्म होता है वो आप पे भी असर करता है, आपके बच्चों पे, आपके रिश्तेदारों पे, पूरे परिवार पे। अच्छा कर्म जो होता है वो एक सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट बन जाता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। सर आपके जितने भी रोमांटिक सॉन्ग्स हैं हम तो सब सुनते हैं, और अपने जिस कहते हैं ना अपने पार्टनर्स को भी शेयर करते हैं जी कि आई एम जी फीलिंग दिस फॉर यू। जी। आपकी लिस्ट में टॉप रोमांटिक सॉन्ग कौन सा, वो हम सुनना चाहेंगे सर। अब बात ये कि आपने जैसे कहा मेरे बहुत सारे रोमांटिक गाने हैं। कोई एक तो टॉप जो सबसे क्लोज हो, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं एक्चुअली मेरे रोमांटिक कोई गाने तो। सबसे आपका फेवरेट। तुमसे ही है, तुम हो है, डूबा डूबा है, बूंदे हैं, मायनी मेरी है,
पी लूँ है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैंने आपके गाने सुना सुना के प्रपोज किया था, बिल्कुल सर। और देखो आज मेरी शादी हो गई है। तो मैं बोलता हूँ चलो मेरे गाने का कुछ तो किसी को बेनिफिट हुआ, अपार्ट फ्रॉम आत्मा को शांति और सुंदरता मिली, पर लेकिन ज़िंदगी में भी कहीं गाना किसी के काम आए। और क्या होता है, गीतों से लोगों की मोमेंट्स, लोगों की यादें जुड़ जाती हैं और वो फिर साथ में चलती हैं फिर। सो संगीत में वो ताकत है कि एक बार आपको दिल को छू लिया अगर, तो वो फिर आपके साथ चलता है गाना, फिर वो आप कभी उस गाने को छोड़ेंगे नहीं फिर। और 5 साल बाद 10 साल बाद भी वो गाना कभी ना कभी आपके लिस्ट में आएगा, आप उसको सुनेंगे, आप उसको याद करेंगे, गाएंगे। सो सर अगर एक लाइन हम आपसे सुनना चाहे तुमसे ही की तो? ठीक है, मैं सुना देता हूँ आपको 2 लाइनें। जी बिल्कुल सर। ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही तुमसे ही। सर ये तो ही रोमांस की बात है, अब इसमें ब्रेकअप के भी गाने आपने गाए हैं, इमोशनल भी गाए हैं। वो मोमेंट आता है सर, हर किसी की लाइफ में आता है। अगर हम बात करें, अगर हम कॉलेज लाइफ की बात करें तो सबके मोमेंट में आते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग्स भी आपने गाए हैं, तो उनको गाने में कुछ अलग रहता है, वो फीलिंग्स अलग रहती है। क्योंकि जहाँ तक हमने जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं जितने सिंगर्स के, वो कहते हैं कि ब्रेकअप सॉन्ग गाना बहुत मुश्किल होता है। आपके लिए क्या है सर? देखिए, गाना जो होता है ना, वो भी थोड़ा सा एक एक्टर की तरह होता है। मतलब जिस तरीके का आप गाना गा रहे हैं या गाना चाहेंगे, आप मॉड्यूलेशन पहले तो कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे आप किशोर कुमार साहब के गाने सुनो, उनका सीरियस गाना सुनो और उनका हैप्पी गाना सुनो, तो उसमें थोड़ा मॉड्यूलेशन में फ़र्क रहता है हल्का सा। जी। और जिस तरीके से आप जो उसमें लफ्ज़ हैं उनको आप प्रोनाउंस करते हो, जैसा आप उस पर एम्फेसिस डालते हो, स्ट्रेस डालते हो, किस लफ्ज़ को आप खींचते हो, तो वो एक तरह से आपका जो इमेजिनेशन है, आपकी जो कल्पना है उस सिचुएशन को लेके, वो लेके जब आप गाने को गाते हैं तो फिर उसमें वो असर कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सहज आती हैं अंदर से, उसमें आप कोशिश नहीं करते हैं। वो आपके डीप जो फीलिंग्स होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपने किसी को देखा है, आप कहीं गए थे, पुरानी सिचुएशंस होती हैं, वो आदमी मतलब सोचता नहीं उस बारे में, लेकिन एक सबकॉन्शियस में से आपका जो हुनर है वो चीज़ें निकाल के लाता है। तो जैसे कोई अगर म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो कोई गाना बना रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो वैसा ही सिचुएशन उसके साथ हुआ हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको अपने एक्सपीरियंसेस से, जो उसने सुना है, देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, कहानियाँ पढ़ी हैं, पुरानी मूवीज़ देखी हैं, तो एक वो ऐसा ध्यान नहीं आता है, लेकिन वो सबकॉन्शियस में से कहीं से आपका, आप वहाँ से उस चीज़ को उठाते हैं। और वो एक चीज़ है जो एक्सपीरियंस से आती है। और अगर आप अपने आप से कनेक्टेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबे में नहीं रहते, अगर आप अपने अंदर थोड़ा सा डूब सकते हैं हल्का सा, तो फिर वो कहीं से वो चीज़ें निकल के आती हैं फिर, और प्रभु का आशीर्वाद होता है, तो वो भी साइलेंस में ही होता है। सबसे ज़्यादा सॉन्ग जब ब्रेकअप होता है तो तुझे बुला दिया है ना, तुझे जो बुला दिया है, बिल्कुल सुना जाता है। बिल्कुल। ये सबकी दूरियां भी हाँ, गाना ये है। दूरियां। बट जो तुझे बुला दी जो सॉन्ग है सर, वो जो रणबीर कपूर वो जी बाइक जी पे, वो जी जो उसके पीछे जो आपकी आवाज़ है सर, वो माइंड ब्लोइंग है सर। मतलब जी जो उस पेन को समझ सकता है ना, वो उस गाने को जी। ज़रूर समझेगा। एक लाइन आपसे सुनना चाहेंगे, तुझे बुला दिया सर। होने लगी है दोस्ती, खोए खोए इन राहों में अब मेरा कोई नहीं, हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ,
हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ, तुझे भुला दिया हो, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया हो, मुझे रुला दिया। वाह सर, गजब है सर। हम जब हम सुना करते थे और आज हम आपके साथ रील में सुन रहे हैं जी। तो गूज बम्स आ जाते हैं सर। तो म्यूजिक में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है सर, आवाज या लिरिक्स? दोनों। लिरिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सब कुछ अच्छा है पर लिरिक्स में अगर पावर कम है या हल्कापन है तो मज़ा नहीं आता। अगर लिरिक्स बहुत अच्छे हैं लेकिन आवाज़ में या धुन उतनी लेवल की नहीं है, चाहे सिंपल हो लेकिन उसमें दर्द कम है ऐसा, पर अगर वो चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं फिर लेजेंड बन जाते हैं गाने, फिर उन गानों को नहीं भूल सकते आप कभी भी। सर रोमांस ब्रेकअप, उसके बाद आपने साडा हक जैसा गाना गा दिया जी सर। जी मतलब पूरा जो यूथ था उस समय जी जी। गॉन क्रेजी फॉर यू अभी सर। भी जब मैं कॉन्सर्ट में उस गाने को गाता हूँ, सबसे मतलब मैं कहूँगा पॉपुलर गाना आपका साडा हक ही होगा। साडा भी है, रॉकस्टार के सारे गाने बहुत बड़े हिट हुए। लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया मुझे रॉकस्टार के लिए, और उसके लिए मैं रहमान साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे गाने गाने को दिए, और एक ही फिल्म में मुझे इतने डिफरेंट टाइप के गाने गाने को मिले। अब साडा हक गाने के लिए मत बोलना। नहीं 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 सर। जो मेरा फेवरेट था वो मैंने सुन लिया। और मसक के लिए एक गाना था जर, जी जी उसने तो मतलब मैं कहूँगा कि ये जो दिल्ली की शूटिंग हुई यहाँ के जी पुरानी, उसने जी। तो वो स्वाद ही अलग था बिल्कुल मसक कली का। बिल्कुल। उसकी क्या कहानी थी सर? मसक्कली मसक्कली मुझे मैं दिल्ली में ही था मेरे ख्याल से, मुझे फ़ोन आया चेन्नई से, रहमान साहब के ऑफिस से, भैया आप चेन्नई आइए और कुछ एक गाना है। तो मैं वहाँ गया तो मुझे प्रसून वहाँ मिले, प्रसून जोशी। वो मेरे मित्र थे पहले से ही, दिल्ली में वो रहते थे एडवर्टाइजिंग में, तब से हम बड़ी अच्छी मित्रता थी हमारी। तो वहाँ वो मुझे मिले सबसे पहले, तो हमने गपशप मारी, तो उन्होंने ही वो गाना लिखा हुआ था। तो सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आया मसक कली क्या चीज़ है। तो मैंने उनसे पूछा ये मसक कली क्या है, तो उन्होंने बोला नहीं वो कैरेक्टर है, कबूतर है, तो वो उसके साथ उसका जो भी कॉन्वर्सेशन है। तो और फिर रहमान साहब मिले और गाना गाया, और उसमें रहमान साहब ने मुझे बहुत सारा फ्रीडम दिया गाना गाने में। तो उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैं नेचुरली कर रहा था। तो रहमान साहब ने गाना जब रिकॉर्ड कर लिया, फिर उन्होंने कहा अरे तुम वो सब जो चीज़ें कर रहे थे ना उसमें मैं हंसता हूँ थोड़ा सा और ये सब, तो उन्होंने बोला अगर करना चाहो तो एक बार करो। तो मैंने वो सब मस्ती अपनी भी करी मैंने उसमें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रख ली उसमें गाने में ना, बिकॉज इट वॉज एडिंग टू द सॉन्ग। बट रहमान साहब इज़ रियली अमेजिंग दैट वेज, ही अलाउज आपको फ्रीडम, और अगर वो एकदम मस्त है और एकदम गाने में जा रहा है तो वो रखते हैं चीज़ें फिर गाने में, एंड इट्स रियली अमेजिंग टू वर्क विद हिम। ठीक है सर, अब थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड राउंड खेलेंगे। ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, सिर्फ वन वर्ड आंसर आपको देने होंगे सर। सबसे अजीब जगह जहाँ लोगों ने आपसे गाना गाने को कहा होगा? सबसे अच्छी पार्किंग में। कार पार्किंग में। कार पार्किंग में। वेरी गुड सर। उसके बाद एक ऐसा गाना जो आप शॉवर में गुनगुनाते हैं, अपना नहीं। हाँ, कोई गाना होगा किशोर कुमार साहब का पुराना जो मैं गाता हूँ। अच्छा उनके तो बहुत सारे गाने मुझे पसंद हैं। जी। स्टूडियो में सबसे ज़्यादा क्या होता है सर? रीटेक्स होती हैं, चाय होती है, गॉसिप? ज़्यादा गॉसिप होती है वैसे थोड़ी, तो जो मेरे मित्र म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, चाय भी होती है थोड़ी, और रीटेक्स भी होते हैं क्योंकि आप गाने को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहाँ पर, तो आपको अच्छा लगा, बढ़िया लग रहा है, लेकिन आप सोचते हैं भी मैं थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से गाता हूँ इस लाइन को या ऐसा, वो भी होती थी। तीनों चीज़ें होती हैं जी। वो एक गाना जिसके गाते हुए भी आप आज नर्वस हो जाते हैं, जिस गाने को गाते हुए आप नर्वस हो गए हो? पर गाना गाना जो है ना वो एक हीलिंग होती है। तो जैसे ही मैं गाने लगता हूँ तो नर्वसनेस अपने आप भाग जाती है। नर्वसनेस होता है गाना गाने से पहले, जैसे स्टेज पे आदमी जाता है, तो स्टेज पे अभी एंट्री है आपकी, गाना गाना है, अपने कॉन्सर्ट पे हैं आप, तो चढ़ने से पहले ग्रीन रूम में नर्वसनेस होती है थोड़ी। भाई आप सोचते हैं मैं जाऊंगा ना, लोग हैं, इंटरेक्ट करना है, ये गाना वो गाना, हाँ उसको। पर एक बार जब मैं स्टेज पे चढ़ जाता हूँ और एक बार संगीत शुरू हो जाता है, फिर मैं छोड़ देता हूँ, फिर पंछी की तरह
उड़ते हैं आसमान में। एक गाना जो आपने हजारों बार सुना बट कभी बोर नहीं हुए, उसकी लाइन हम सुनना चाहेंगे जाते जाते, लास्ट सवाल सर। 1000 बार सुना है और बोर नहीं हुए? बहुत सारे गाने हैं ऐसे। पुराना गाना कोई? कोई भी सर, जो आपको पसंद। रोज बाती कैसे बताऊं किस किस तरह से बल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के खोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे गानों में उलझा रहा मैं जैसे कि माला में धागा। वाह वाह वाह। देवानंद साहब का गाना है, बिल्कुल सर। किशोर कुमार साहब की आवाज़ में। ये मैं गुनगुनाता रहता हूँ कभी कभी। लास्ट एक मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। अभी देखिए, अभी आपने जानवरों का मुद्दा उठाया है, अब एयर पॉल्यूशन का भी बहुत मुद्दा चल रहा है जी। अगर आप कुछ बोलना चाहें उस पर जाते जाते। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे गीतों को पसंद करते हैं, सुनते हैं। मेरी आवाज़ जो मेरा नया गाना है वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए मैंने बनाया है, और उन पे जो तकलीफ़ें हैं उसका दर्द महसूस करते हुए बनाया है, उनकी तरफ से बनाया है इंसानों के लिए। तो उसको प्लीज़ सुनिएगा, शेयर कीजिएगा। ज़िंदगी में दया भाव करुणा ज़रूर ज़रूर कीजिएगा, मददगार बनिएगा जानवरों का, इंसानों का। और सबको नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। और पोल्यूशन तो है तो उसका मैं अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा उसका इलाज क्या है, उसके लिए भी कोई गाना वेट कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि पोल्यूशन जो है या कोई भी हमारे देश में जो चीज़ें हैं, सरकार भी काम करे, और जो हम लोग रहने वाले हैं इस भारत देश के, हमारे जो नागरिक हैं, हमको भी सरकार के साथ मिलके चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे वो जानवरों के लिए हो, हमारे जंगल नदियों के लिए हो, चाहे वो पोल्यूशन के लिए हो, हमको भी सपोर्ट करना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो मेरी यही है। बाकी खुश रहें और भोलेनाथ आप सबको ब्लेस करें। तो ये थे मोहित चौहान। आपको कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और देखते रहिए लाइफ टाइम्स। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद।